बाद इंस्पेक्टर पत्नी गरीब पति को गिरफ्तार करने पहुंची। आगे जो हुआ, पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का गांव बरसौली उस दिन बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कुछ चौपाल पर बैठे थे, कुछ खेतों से लौट रहे थे। दोपहर के समय गांव की पक्की सड़क पर एक पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से उतरते ही साफ हो गया कि मामला गंभीर है, क्योंकि आगे आगे थी इंस्पेक्टर नेहा वर्मा और उनके साथ 2 सिपाही और एक हेड कांस्टेबल। सबके हाथ में फाइल थी और चेहरे पर सख्ती। चौपाल पर बैठे लोग उठ खड़े हुए। किसी ने धीमे से कहा कि पुलिस आई है। नेहा ने इधर उधर देखने में समय नहीं लगाया। उसने टीम को साथ लिया और बोली कि चलो। जीप चौपाल पर ही खड़ी रह गई, क्योंकि आगे पक्का रास्ता खत्म हो जाता था और एक कच्ची पगडंडी शुरू होती थी। वही पगडंडी जो गांव के आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी झोपड़ी तक जाती थी। नेहा सबसे आगे चल रही थी, उसके पीछे उसकी पूरी टीम और उनसे कुछ दूरी पर गांव के लोग। सब चुप थे, लेकिन सब देख रहे थे। पगडंडी से चलते हुए कुछ ही देर में वो झोपड़ी सामने आ गई। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी खटिया रखी थी और उसी खटिया पर बैठा था 32 साल का अमित मिश्रा, साधारण कपड़े पहने हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ। नेहा रुकी, फिर आगे बढ़ी और साफ आवाज में बोली, अमित मिश्रा। अमित ने सिर उठाया, सामने खड़ी औरत को देखा और एक पल के लिए सब कुछ थम गया, क्योंकि पहचान हो चुकी थी। अमित के मुंह से बस इतना निकला, नेहा। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फाइल खोली, कागज निकाला और बोली कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उसे थाने चलना होगा। अमित ने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप खटिया से उठा, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दिन आने वाला है। अमित चुपचाप खड़ा था और पुलिस की टीम उसके चारों ओर थी। गांव के लोग कुछ दूरी पर जमा हो गए थे। कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन हर आंख उसी झोपड़ी की तरफ टिकी थी, क्योंकि सब समझ रहे थे कि आज सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं हो रही, आज किसी बीती हुई कहानी का सामना हो रहा है। और ऐसी कहानियां अक्सर बिना आवाज किए बहुत कुछ तोड़ जाती हैं। हेड कांस्टेबल ने कागज हाथ में लेकर औपचारिक भाषा में गिरफ्तारी की प्रक्रिया बतानी शुरू की, लेकिन अमित का ध्यान उन शब्दों पर नहीं था। उसकी नजर बार बार नेहा पर जा रही थी। वही नेहा जो कभी इसी झोपड़ी में सुबह का चूल्हा जलाया करती थी, वही नेहा जो कभी उसके लिए पानी लेकर आती थी। और आज वही नेहा उसके सामने खाकी वर्दी में खड़ी थी। आंखों में कोई भाव नहीं, सिर्फ कर्तव्य। नेहा ने टीम को इशारे से कहा कि थोड़ी देर रुके। फिर उसने अमित से पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। यह सवाल औपचारिक था, लेकिन आवाज में हल्की सी हिचक थी। अमित ने सिर हिलाया और बोला कि उसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो कहना था वो बहुत पहले कहा जा चुका है और जो रह गया वो अब शब्दों में नहीं आ सकता। गांव के बुजुर्ग रामधनी मिश्रा आगे बढ़े और बोले कि अमित सीधा आदमी है, उसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर कोई मामला है तो उसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। लेकिन नेहा ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया कि मामला अदालत का है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने एक पल के लिए आंखें नीचे कर ली, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वह यहां इंस्पेक्टर बनकर आई है, बहू बनकर नहीं। अमित ने चारों तरफ देखा, वही खेत, वही रास्ता, वही झोपड़ी, लेकिन आज सब कुछ अजनबी लग रहा था। उसने धीरे से पूछा कि आरोप क्या है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि उस पर जमीन के कागजों में गड़बड़ी और जबरन कब्जे का केस दर्ज हुआ है। यह सुनते ही गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि जिस जमीन की बात हो रही थी वो वही जमीन थी जिसे अमित ने 6 साल पहले नेहा के इलाज के लिए बेचा था। नेहा के चेहरे पर हल्की सी कठोरता आ गई, क्योंकि वह ये बात जानती थी। उसने फाइल पहले ही पढ़ ली थी। लेकिन कानून के सामने यादों की कोई जगह नहीं होती। उसने अमित को बताया कि सब कुछ कोर्ट में साफ होगा, अभी उसे थाने चलना होगा। अमित ने सिर हिलाया, जैसे उसे किसी सफाई की जरूरत ही न हो। जब अमित आगे बढ़ा तो उसकी मां शारदा देवी झोपड़ी से बाहर आई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने नेहा की तरफ देखा और भर्राई आवाज में बोली कि क्या वह सच में अमित को ले जा रही है। नेहा ने जवाब नहीं दिया।
क्योंकि उस सवाल का कोई सही जवाब उसके पास था ही नहीं। उसने बस इतना कहा कि ये उसकी मजबूरी है। शारदा देवी रोने लगी और अमित के गले लग गई। अमित ने उन्हें धीरे से अलग किया और कहा कि वह जल्दी लौट आएगा, लेकिन उसकी आवाज खुद उससे झूठ बोल रही थी। ये सब देखकर नेहा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि अगर वो जरा भी देर वहां रुकती तो शायद वर्दी उसे संभाल नहीं पाती। पुलिस टीम अमित को लेकर पगडंडी की तरफ बढ़ी। गांव के लोग पीछे पीछे चलने लगे, कोई चुपचाप, कोई दबी आवाज में बातें करता हुआ। रास्ते में वही सूखा नीम का पेड़ आया, जिसके नीचे कभी नेहा और अमित बैठकर भविष्य की बातें किया करते थे। नेहा की चाल थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। चौपाल के पास पहुंचते ही जीप दिखाई दी। अमित को बैठाया गया, लेकिन उससे पहले नेहा ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। फिर रुक गई, शायद इसलिए कि कुछ बातें अब कहने का समय निकल चुका होता है। जीप के चलने से पहले अमित ने बस इतना कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वो सच जरूर बताएगा। नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि सच सामने आएगा, क्योंकि यही कानून का भरोसा है। लेकिन दिल के किसी कोने में वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो किस सच की बात कर रही है। जीप धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगी और गांव के लोग वहीं खड़े रह गए। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर गुस्सा और किसी के मन में डर, क्योंकि सब समझ रहे थे कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। जीप धूल उड़ाती हुई गांव की सीमा से बाहर निकल गई, लेकिन उसके पीछे छूटा हुआ सन्नाटा देर तक बरसौली के रास्तों में टंगा रहा। चौपाल पर बैठे लोग बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे, जैसे किसी ने उनसे उनकी रोजमर्रा की बातें छीन ली हो। और उधर जीप के भीतर अमित मिश्रा खिड़की से बाहर देखता रहा। वही खेत, वही पेड़, वही रास्ता पीछे छूटता गया, लेकिन उसके भीतर कहीं बहुत पुरानी बातें फिर से जागने लगी। नेहा वर्मा सामने की सीट पर बैठी थी, सीधी, शांत, जैसे ये सिर्फ एक और केस हो। लेकिन उसकी उंगलियां बार बार फाइल के कोने को दबा रही थी, और वही दबाव उसके मन में भी था, क्योंकि ये पहला मौका नहीं था जब उसने किसी को गिरफ्तार किया हो। लेकिन यह पहला मौका जरूर था जब आरोपी का नाम पढ़ते ही उसे अपने ही अतीत का सामना करना पड़ा था। थाने पहुंचते ही औपचारिकताएं शुरू हो गई। अमित का नाम दर्ज हुआ, उसकी तलाशी ली गई और फिर उसे लॉकअप में बैठा दिया गया। नेहा बाहर खड़ी रही। उसने हेड कांस्टेबल से कहा कि कागज ठीक से जांचे जाए, कोई जल्दबाजी न हो। यह बात सुनकर हेड कांस्टेबल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में इंस्पेक्टर खुद ही आगे बढ़ती है। लेकिन नेहा आज कुछ अलग कर रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा लॉकअप के पास गई। अमित भीतर बैठा था, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए, आंखें झुकी हुई, जैसे वो अब भी उसी खटिया पर बैठा हो। नेहा ने सामने खड़े होकर उससे बात शुरू की। लॉकअप के भीतर और बाहर एक पल के लिए पूरी तरह खामोशी छा गई। फिर नेहा ने कहा कि वह उससे कुछ सवाल पूछेगी। ये औपचारिक भाषा थी, लेकिन दोनों जानते थे कि यह बातचीत सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहेगी। अमित ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि वो हर सवाल का जवाब देगा, क्योंकि उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है। नेहा ने फाइल खोली और जमीन के कागजों की बात की, आरोप पढ़े, तारीखें बताई, और फिर पूछा कि क्या उसने किसी तरह की धोखाधड़ी की है। अमित ने बहुत शांत स्वर में कहा कि नहीं, उसने वही किया जो उस वक्त हालात ने उससे करवाया। अमित ने बताया कि 6 साल पहले जब नेहा बीमार थी और उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, तब इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी। वही जमीन जिसकी रसीदें आज इस केस का आधार बन गई थी। उसने साफ कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई फर्जी दस्तखत नहीं थे, बस एक मजबूरी थी जिसे अब गुनाह बना दिया गया था। नेहा की आंखें एक पल के लिए फाइल पर रुक गई, क्योंकि ये बात वह जानती थी। लेकिन कागजों में जो शिकायत थी वो किसी और की तरफ इशारा कर रही थी। शिकायतकर्ता वही आदमी था जिसने वह जमीन खरीदी थी, और अब वही कह रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। नेहा ने अमित से पूछा, क्या उसके पास कोई सबूत है? अमित ने कहा कि सबूत तो शायद समय के साथ खो गए,
लेकिन गांव वाले गवाह हैं। थाने के बाहर बरसौली की चर्चा फैल चुकी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अमित ने कभी किसी का हक नहीं मारा, और अगर उसने जमीन बेची थी तो मजबूरी में। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये केस अचानक क्यों उठा, इतने साल बाद क्यों। और धीरे धीरे ये बात भी सामने आने लगी कि शिकायतकर्ता ने हाल ही में उस जमीन पर कुछ बड़ा बनाने की योजना बनाई थी। नेहा ने उसी शाम एक सिपाही को गांव भेजा ताकि जमीन से जुड़े पुराने कागज इकट्ठा किए जा सके और गांव वालों के बयान लिए जा सके। यह फैसला उसने इंस्पेक्टर के तौर पर लिया था, लेकिन कहीं न कहीं उसमें वो औरत भी शामिल थी जो सच जानना चाहती थी। रात गहरी होती गई। थाने की लाइटों के नीचे नेहा देर तक बैठी रही। उसने फाइल दोबारा पढ़ी, तारीखें मिलाई, और पहली बार उसे साफ दिखने लगा कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना कागजों में लिखा है। उसने अमित से कहा कि वो कोशिश करेगी कि सच सामने आए। अमित ने लॉकअप के भीतर से उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। उसी रात बरसौली में शारदा देवी नींद नहीं ले पाई। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहीं, जैसे अमित अभी लौट आएगा। गांव की औरतें उन्हें ढाढ़स बंधाने आई, और सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। थाने के लॉकअप में बैठे अमित ने ऊपर लगे रोशनदान से आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर से उसे उसी मोड़ पर ले आई है जहां से सब कुछ टूटा था। लेकिन इस बार सामने खड़ी नेहा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो वही इंसान भी थी जो कभी उसकी मजबूरी को समझती थी। नेहा ने फाइल बंद की और एक गहरी सांस ली। ये सांस सिर्फ थकान की नहीं थी, उसमें बीते 6 साल, दबा हुआ दर्द, अधूरे सवाल और एक इंस्पेक्टर का बोझ सब कुछ शामिल था। उसने कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। थाने के बाहर पीली बत्तियों की रोशनी में कुछ सिपाही चाय पी रहे थे। सब कुछ रोज जैसा लग रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ भी रोज जैसा नहीं था। लॉकअप के भीतर अमित मिश्रा दीवार से टैक लगाए बैठा था। लोहे की सलाखों के बीच से बाहर झांकती उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस इंतजार था। जैसे वह जानता हो कि अब जो होगा वो उसके हाथ में नहीं है। कभी कभी वह सिर उठाकर नेहा की तरफ देख लेता और फिर नजरें नीचे कर लेता, क्योंकि कुछ रिश्तों में ज्यादा देर तक देखना भी भारी पड़ता है। नेहा ने हेड कांस्टेबल महेंद्र को बुलाया और कहा कि गांव से जो कागज मंगवाए गए हैं उन्हें ठीक से जांचा जाए, किसी भी बयान को हल्के में न लिया जाए। महेंद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि यह केस अब एक साधारण जमीन विवाद नहीं रहा, यह अंदर से कहीं ज्यादा उलझ चुका है। अगली सुबह थाने में हलचल बढ़ गई। गांव से 2 लोग गवाही देने आए थे, एक बुजुर्ग किसान और दूसरा अमित का पुराना पड़ोसी। दोनों ने साफ कहा कि जमीन की बिक्री मजबूरी में हुई थी, किसी तरह का दबाव या धोखा नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त अमित ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए हर दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिली तब उसने जमीन बेचने का फैसला लिया। नेहा सब सुन रही थी, बिना किसी भाव के। वो जानती थी कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन कानून में हर सच को साबित करना पड़ता है, केवल भावनाओं के सहारे फैसले नहीं होते। उसने शिकायतकर्ता को भी बुलाने का आदेश दिया ताकि आमना सामना हो सके। दोपहर के समय शिकायतकर्ता रमेश तिवारी थाने पहुंचा। अच्छे कपड़े पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास और बातों में चालाकी। उसने कहा कि जमीन के कागजों में गड़बड़ी है और उससे धोखा हुआ है। नेहा ने उससे सवाल किए, तारीखें पूछी, दस्तखत दिखाए, और धीरे धीरे उसके जवाबों में झिझक दिखाई देने लगी, क्योंकि कुछ बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। नेहा ने पुराने रजिस्टर मंगवाए, रजिस्ट्री ऑफिस की एंट्री निकलवाई, और जब सब कुछ सामने रखा गया तो साफ हो गया कि शिकायतकर्ता ने जमीन सस्ते में खरीदी थी और अब उसकी कीमत बढ़ने पर वो अमित को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ये बात साबित होने में समय लगा, लेकिन सच अब छुप नहीं सकता था। इस बीच लॉकअप में बैठा अमित हर आवाज पर चौकन्ना हो जाता था। उसे पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन उसके दिल में कहीं ये भरोसा था कि नेहा अगर इंस्पेक्टर है तो वो इंसान भी है, और शायद यही भरोसा उसे टूटने नहीं दे रहा था।
शाम होते होते नेहा ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, पूरे केस की रिपोर्ट भेजी और साफ लिखा कि आरोप झूठे हैं और गिरफ्तारी सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा थी। वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया कि अमित को जमानत पर छोड़ा जाए और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब नेहा ने यह आदेश सुना तो उसके भीतर एक अजीब सा सुकून उतरा, लेकिन साथ ही एक टीस भी उठी, क्योंकि आज उसने एक इंस्पेक्टर की तरह सही फैसला लिया था, लेकिन एक पत्नी के तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने खुद लॉकअप की चाबी ली और सलाखों के पास आकर खड़ी हुई। अमित ने सिर उठाया, दोनों की नजरें मिली। नेहा ने शांत आवाज में कहा कि वह निर्दोष है और उसे छोड़ा जा रहा है। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि उसे पूरा भरोसा था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि नेहा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मिलने से रिश्ते आसान नहीं हो जाते। लॉकअप खुला, अमित बाहर आया। उसने एक पल के लिए नेहा की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर रुक गया। नेहा ने कहा कि वह घर जा सकता है। अमित ने सिर हिलाया और धीरे धीरे थाने के बाहर की ओर बढ़ गया। थाने के बाहर गांव के लोग पहले से जमा थे। जैसे ही अमित बाहर निकला, लोगों के चेहरे पर राहत दिखी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने कहा कि सच की जीत हुई। अमित ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजर बार बार पीछे मुड़ रही थी। नेहा दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज उसने सिर्फ एक आदमी को आजाद नहीं किया, उसने पूरे गांव का भरोसा भी बचाया है। लेकिन उसी भरोसे के साथ उसके भीतर यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या उसने अपने रिश्ते के साथ भी कभी ऐसा किया था। रात को थाने में शांति लौट आई, लेकिन नेहा के मन में हलचल बनी रही। उसने अपने कमरे में बैठकर पुराने कागज निकाले, वही तलाक के कागज जिन्हें उसने सालों से छुपाकर रखा था। उसने उन्हें देखा, बिना पढ़े, और फिर अलमारी में वापस रख दिया, क्योंकि कुछ फैसले कागजों पर सही होते हैं, लेकिन दिल पर भारी पड़ते हैं। अमित गांव लौट चुका था। मां ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे घेर लिया। सब एक ही बात कह रहे थे कि अच्छा हुआ सच सामने आ गया। अमित सब सुन रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो जानता था कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उस रात नींद दोनों की आंखों से दूर थी। नेहा थाने की छत पर खड़ी आसमान देख रही थी और अमित अपनी झोपड़ी के बाहर खटिया पर लेटा तारों को। दोनों के बीच दूरी अब भी थी, लेकिन कहीं न कहीं ये दूरी अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। नेहा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन एक फैसला लिया। यह फैसला न वर्दी का था, न अदालत का। यह फैसला उस औरत का था जो सालों से अपने ही भीतर दो जिंदगियां जी रही थी, एक इंस्पेक्टर की और एक उस पत्नी की जिसे हालात ने उससे बहुत पहले छीन लिया था। वो देर तक वहीं खड़ी रही, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती रही और हर झोंके के साथ उसे वही सवाल याद आता रहा कि क्या इंसाफ सिर्फ कागजों और कानून तक सीमित होता है, या फिर कभी कभी इंसान को खुद भी किसी के लिए खड़ा होना पड़ता है। अगली सुबह नेहा ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया। ये एक साधारण सा कागज था, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा निर्णय छुपा था। उसने जीप निकाली और बिना किसी शोर के बरसौली की तरफ चल पड़ी। वही रास्ता, वही मोड़, वही खेत। लेकिन आज उसका मन किसी गिरफ्तारी के लिए नहीं, बल्कि किसी अधूरे सच का सामना करने के लिए लौट रहा था। गांव में जब जीप दाखिल हुई तो लोगों ने पहचान लिया, लेकिन इस बार न कोई डर था, न कोई सन्नाटा। लोग बस देखते रहे। नेहा चौपाल पर नहीं रुकी। उसने जीप वहीं खड़ी की जहां पगडंडी शुरू होती थी और पैदल उसी रास्ते पर चल पड़ी, अकेले, बिना टीम के, क्योंकि आज वो इंस्पेक्टर बनकर नहीं आई थी। झोपड़ी के पास पहुंची तो अमित खटिया पर बैठा था, जैसे हर शाम बैठता था। उसने सिर उठाया और नेहा को देखा। चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वह इस मुलाकात की उम्मीद कर रहा हो। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि वह किसी काम से नहीं, बस बात करने आई है। अमित ने खटिया से नीचे उतरकर सामने रखे पत्थर पर बैठने का इशारा किया। दोनों आमने सामने बैठे। बीच में वही मिट्टी थी जिसने कभी उन्हें जोड़ा था और फिर अलग कर दिया था। नेहा ने कहा कि वह आज किसी जवाब के लिए नहीं आई,
वो बस ये कहना चाहती है कि उस दिन अगर उसने अमित को रोका नहीं तो वो डर की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो उस वक्त खुद को कमजोर समझने लगी थी। अमित ने बहुत ध्यान से सुना, फिर शांत आवाज में कहा कि उसने कभी नेहा को दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि हालात कभी कभी इंसान से उसकी हिम्मत छीन लेते हैं। उसने कहा कि नेहा ने जो रास्ता चुना वो भी गलत नहीं था, बस अलग था। नेहा की आंखें भर आई। उसने कहा कि आज अगर वो इंस्पेक्टर बन पाई है तो उसमें अमित की चुपचाप दी गई कुर्बानी शामिल है। अमित ने सिर हिलाया और कहा कि उसे इस बात का कभी अफसोस नहीं रहा, क्योंकि किसी का सपना पूरा होते देखना भी अपने आप में एक जीत होती है। गांव के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। कोई पास नहीं आया, कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि ये बातचीत किसी तमाशे के लिए नहीं है। ये दो जिंदगियों का आखिरी हिसाब है। नेहा ने अंत में कहा कि वो वापस शहर जा रही है। उसकी नौकरी, उसकी जिम्मेदारियां वही हैं। अमित ने कहा कि वह यही रहेगा, क्योंकि यही उसकी दुनिया है। दोनों जानते थे कि उनके रास्ते अब फिर से एक नहीं हो सकते, लेकिन ये भी जानते थे कि अब उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं बची है। नेहा उठी। जाने से पहले उसने अमित की मां को प्रणाम किया। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि भगवान उसे हमेशा सही रास्ते पर रखे। नेहा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उस आशीर्वाद में बहुत कुछ था। जब नेहा वापस पगडंडी पर लौटी तो पीछे से अमित की आवाज आई। उसने कहा कि अगर कभी जिंदगी बहुत भारी लगे तो गाँव आ जाना, यहां कोई सवाल नहीं पूछेगा। नेहा ने पलट कर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। जीप स्टार्ट हुई और नेहा धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई।